हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरवल क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बीएस नेगी की जो बुक है सिंगल लाइनर, उसके अंदर जो आपका टॉपिक है यानी कि जल विद्युत जो परियोजनाएं हैं और ऊर्जा संसाधन के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको कवर कर जाएंगे। बेसिकली इसका एक चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले हैं जो कि एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए चैप्टर नंबर 31 है, तो हमारी प्रिपरेशन थोड़ा बेहतर हो सके क्योंकि कुछ ऐसी जगहें होती है जहाँ से क्या आते हैं आपके क्वेश्चंस लगातार बनते ही बनते हैं, तो इसे करना कंप्लीट होता है, कंपलसरी होता है। और इसे करने का फ़ायदा ये होता है कि हर बार पेपर में कम से कम 1 से 2 परियोजनाएं पूछी जाती हैं जो कि ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं से रिलेटेड होती हैं, लेकिन हम हर बार गलती कर जाते हैं। तो उसे देख लेते हैं हम कि बार बार गलतियाँ ना हो उसकी वजह से, और एग्जाम से पहले करने का मतलब यह है कि आपको याद रहेगी चीज़ें। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम कि ऊर्जा स्रोत के नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस, यानी नॉन रिन्यूएबल क्या होता है कि बेसिकली जिसको हम क्या कहते हैं दोबारा यूज़ में नहीं ला सकते हैं। सपोज़ आप ऐसा मान के चलिए कि क्या कहते हैं कि अगर आपने उस चीज़ को यूज़ कर लिया एक बार, जैसे फ्यूल हो गया आपका, ठीक है, पेट्रोल आपने यूज़ किया है तो पेट्रोल को आप क्या कहते हैं दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, मतलब यूज़ में नहीं ला सकते ना। तो ऐसी जो भी चीज़ें होती हैं वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में आती हैं, और उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, तो गैर नवीकरणीय संसाधन, ठीक है, के तहत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि आते हैं। तो ये आपको आइडिया लग गया होगा कि जो भी बेसिकली एक बार यूज़ करने के बाद खत्म हो जाती है वो नॉन रिन्यूएबल होती है। और रिन्यूएबल क्या होती हैं, यानी कि नवीनीकरण क्या होती हैं आपकी, तो वो देखो ऐसी चीज़ें होती हैं जो वापस यूज़ होती है। जैसे यहाँ बताया कि सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, हाइड्रो पावर आदि। तो हम देखते हैं कि इनका यूज़ क्या आता है, आप दोबारा भी कर सकते हैं। उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्र में छोटी बड़ी नदियां हैं, अतः यहाँ हाइड्रो पावर या जल विद्युत की व्यापक संभावना है। तो हम ये भी देखते हैं कि देखो हाइड्रो पावर से यहाँ पे सबसे ज़्यादा करंट वो बिजली बनाई जाती है, और जल विद्युत की व्यापक संभावना है, यानी कि यहाँ पे इतनी सारी नदियाँ हैं कि आप कहीं पे भी कि छोटे से छोटा वो लगा सकते हो संयंत्र बिजली बनाने के लिए। राज्य में केंद्र या किसी अन्य राज्य द्वारा विकसित परियोजनाओं से राज्य को रॉयल्टी के रूप में 12% बिजली निःशुल्क मिलती है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे कोई और परियोजना जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या फिर किसी और अदर स्टेट के हेल्प से जब लगती है, तो उसमें क्या होता है कि 12% जो रॉयल्टी होती है वो उत्तराखंड के यहाँ पे दी जाती है। फिर भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो कहते हैं पर यूनिट बिल है वो बिजली है वो क्या कहते हैं महंगी है, ठीक है। अब देखो 2 से 25 मेगावाट तक की परियोजना को लघु परियोजना कहते हैं। तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है कि लघु परियोजना किसे कहते हैं और उसकी रेंज क्या होती है। तो 2 से 25 मेगावाट तक अगर कोई परियोजना बन रही है तो किस में आएगी, लघु परियोजना के अंदर आएगी। इससे अधिक मेगावाट की परियोजना को बड़ी परियोजना कहा जाता है। 29 जनवरी 2008 को राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा की गई। तो ये देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको क्या पता है, 29 जनवरी 2008 को राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा की गई, जिसके तहत 25 मेगावाट तक की परियोजनाओं को निजी सामुदायिक भागीदारी के माध्यम विकसित किए जाने हेतु अनुमान नीति, ठीक है। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि यहाँ पे देखो इस चीज़ की घोषणा कर दी गई थी कब, नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई, तो 29 जनवरी 2008 को। अब 31 जनवरी को क्या होता है, 31 जनवरी 2015 को लघु जल विद्युत परियोजना नीति 2015 लागू की गई। तो बेसिकली इससे पहले जो हमने देखी वो नवीकरणीय ऊर्जा नीति की थी, और ये जो थी लघु जल विद्युत परियोजना नीति 2015 में लागू की गई, जो नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2018 को प्रतिस्थापित करती है। तो बेसिकली इसी की जगह कौन सी लाई गई है, जल विद्युत परियोजना नीति, जो कि 2015 में लाई गई। चीड़ के पत्तों से बिजली बनाने के लिए अगस्त 2018 में राज्य सरकार ने पिरूल नीति बनाई है। तो पिरूल नीति अगर पूछेगा पेपर में किससे रिलेटेड है, तो किससे है, आपके चीड़ के पत्तों से बिजली बनाने के लिए ये नीति को लाया गया है अगस्त 2018 में। देखो वर्तमान में राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं में जो सुरंग प्रणाली का प्रयोग होता है उसे क्या बोला जाता है, रन ऑफ द रिवर तकनीक कहा जाता है। तो जिन सुरंग प्रणाली का यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं, रन ऑफ द रिवर तकनीक। अब देखते हैं उत्तराखंड की जो इंपॉर्टेंट जल विद्युत परियोजना है, ये तो कुछ फैक्ट्स से उससे रिलेटेड आप देखिए पेपर में बनते हैं वो। अब इससे रिलेटेड जो भी परियोजना है उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट परियोजना हमारी हर बार पेपर में पूछी जाती है, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। एक तो देखो अगर इससे रिलेटेड ज़्यादा फैक्ट्स याद नहीं कर सकते तो इतना याद करना कि कौन सी नदी से है, कौन सी नदी पे है परियोजना है, और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में। ये 2 चीज़ें तो याद रहनी चाहिए क्योंकि एलिमिनेशन के टाइम पे भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो ग्लोगी परियोजना उत्तराखंड या उत्तर भारत की पहली जल विद्युत परियोजना थी। इसकी स्थापना मसूरी के क्यारकुली एवं भट्टा गांव के बीच हुई। यह 3.5 मेगावाट की परियोजना थी। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि उत्तर भारत की पहली क्या है, ये जल विद्युत परियोजना है, और उत्तराखंड की क्या है, ये पहली जल विद्युत परियोजना है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने आप में, क्योंकि फर्स्ट उत्तराखंड के और उत्तर भारत की बात कर रहा है, ना कि आपसे ऑल ओवर कहते हैं कर रहा है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए नॉर्थ इंडिया में कौन सी थी, तो आपकी ग्लोगी जल विद्युत परियोजना थी। ग्लोगी परियोजना का खाका यानी कि जो उसका ड्राफ्ट तैयार था वो कर्नल वेब के नेतृत्व में बिलिंघहाट ने बनाया था। इस परियोजना का कार्य 1907 ईस्वी में पूर्ण हुआ और मई 1909 ईस्वी में विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया। तो कब स्टार्ट हुई है ये, तो 1909 में स्टार्ट कर दी गई थी। दक्षिण भारत के मैसूर के बाद ग्लोगी जल विद्युत परियोजना देश का
और दूसरा एवं उत्तर भारत के प्रथम ग्रह है। तो बेसिकली इन्होंने देखो यहाँ पे एक और चीज़ का आंसर दे दिया कि जो इंडिया की पहली जल विद्युत परियोजना थी वो कौन सी थी आपकी, तो वो आपकी मैसूर जल विद्युत परियोजना। ठीक है, तो पहली कौन सी है, अगर इंडिया के परस्पेक्टिव में क्वेश्चन बनेगा तो मैसूर जल विद्युत परियोजना, और दूसरे नंबर पर कौन सी है, तो ग्लोगी, और ग्लोगी क्या है, नॉर्थ इंडिया की पहली है, और साथ में उत्तराखंड की भी पहली जल विद्युत परियोजना है। आगे बात करते हैं हम टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना, जो कि देखो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत बार नाम भी सुना होगा। टिहरी बांध भागीरथी एवं भिडंगना नदी के संगम पर, ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है कि टिहरी बांध किस पे बना हुआ है, तो वो भागीरथी और भिडंगना नदी के संगम पे बना हुआ है। ठीक है, जहाँ पे पुरानी टिहरी रहती थी, अब तो वो डूब गई है बेसिकली। तो देखो संगम पे, और इसकी जो आपकी आते हैं ऊंचाई है वो कितनी है, और मतलब गहराई 260.5 मीटर ऊंचा काफर मिट्टी और पत्थर पूरित बांध है। ठीक है, और जो एशिया का सबसे ऊंचा एवं दुनिया में चौथा सबसे ऊंचा बांध है। तो बेसिकली इसकी हाइट कितनी है, तो हाइट के मामले में ये एशिया का सबसे ऊंचा बांध है और दुनिया में चौथे नंबर पे आता है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जैक्टली कि इसकी हाइट कितनी है, तो 260.5 है। ठीक है, ये एग्जैक्टली याद रखना है आपको, तो मतलब क्योंकि 260 ऐसे ऐसे करके दे देते हैं, क्योंकि बहुत बार पूछी जा चुकी है, इसलिए जब सवाल बनाते हैं लोग तो थोड़ा सा वो कर देते हैं। टिहरी परियोजना को राष्ट्र के गाँव की संज्ञा दी गई है। तो राष्ट्र के गाँव की संज्ञा किसे दी गई है, तो टिहरी परियोजना को दिया गया है राष्ट्र के गाँव की संज्ञा। केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त परियोजना टिहरी परियोजना को योजना आयोग ने 1972 ईस्वी में स्वीकृति प्रदान की। इसका निर्माण कार्य 1978 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के ने प्रारंभ किया था। टिहरी परियोजना शुरुआत में 600 मेगावाट की थी, लेकिन 1986 ईस्वी में रूस के साथ समझौता होने के बाद यह कितने की बन गई, तो 2400 मेगावाट की हो गई थी। तो कहने का मतलब यह है कि स्टार्टिंग में ये कितने की थी, 600 मेगावाट की थी, फिर 1986 में क्या आता है, रूस के प्रेसिडेंट आते हैं, फिर उसके बाद से ये कितनी की हो जाती है, 2400 मेगावाट की हो जाती है। 1986 में रूस के राष्ट्रपति यानी कि आपके मिखाइल गोर्बाचेव भारत आए थे। तो ये आए थे, इसके बाद ही आए थे, आपकी जो परियोजना थी वो 2400 मेगावाट की कर दी गई थी। अब देखो इससे रिलेटेड और फैक्ट्स को देखते हैं हम क्या क्या है। तो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि THDC की स्थापना 12 जुलाई 1988 को में हुई है, जिसे फरवरी 1989 यानी 1989 को टिहरी परियोजना का कार्यभार दे दिया गया। ठीक है, ये देख लिया हमने। अब देखो टिहरी बांध परियोजना 3 भागों में विभक्त है, जिसमें 1000 मेगावाट की टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना, 1000 मेगावाट की टिहरी पंप स्टोरेज परियोजना और 400 मेगावाट की कोटेश्वर बांध परियोजना इसमें सम्मिलित है। तो बेसिकली आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी है कि पहले भी आपका क्या था 1000 मेगावाट में है, और दूसरे भी क्या है आपका 1000 मेगावाट, और तीसरा आपका क्या है आपका 400 मेगावाट। तो ये 400 मेगावाट किसके लिए है, कोटेश्वर के लिए है, और ये टिहरी पंप स्टोरेज के लिए है, और ये टिहरी बांध के लिए। तो ये आपको तीनों चीज़ें याद रखनी है कि 3 फेजेस में ये डिवाइडेड है। तो 400 मेगावाट का कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर बना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि कोटेश्वर बांध कौन सी नदी पर है अवस्थित है, तो ये आपका भागीरथी नदी पर अवस्थित है। टिहरी बांध का जलाशय 42 वर्ग किलोमीटर यानी कि आपका 42 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। तो अगर किसी को ये समझ में नहीं आता कि वर्ग किलोमीटर कैसे निकालते हैं, तो देखो एरिया क्या होता है हमारा, अगर हम किसी चीज़ का स्क्वायर का एरिया निकालते हैं तो ए स्क्वायर होता है ना। ठीक है, तो ए स्क्वायर होता है, तो बेसिकली उसी तरह निकलता है ये कि अगर 1 किलोमीटर इधर है और 1 किलोमीटर इधर भी है, तो ठीक है, तो ये आप 1 × 1 करोगे तो क्या आएगा, और यहाँ पे भी अगर किलोमीटर है और यहाँ पे भी अगर किलोमीटर है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 तो 1 हो जाता है, और साथ में किलोमीटर का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, तो किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे किलोमीटर स्क्वायर लिखा जाता है, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, इसी को पढ़ा जाता है वर्ग, और ऐसे पढ़ा जाता है किलोमीटर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, टिहरी बांध जलाशय 42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस जलाशय का आधिकारिक नाम स्वामी रामतीर्थ सागर और स्थानीय नाम सुमन सागर है। तो देखो कई बार पेपर में पूछा गया है कि आधिकारिक नाम कौन सा है और स्थानीय नाम कौन सा है। तो आधिकारिक नाम कौन सा है हमारा, स्वामी रामतीर्थ सागर, और स्थानीय नाम की बात करें तो सुमन सागर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना अलग से कि आपका इसका स्थानीय नाम सुमन सागर है, आधिकारिक नाम क्या है, स्वामी रामतीर्थ सागर है। देखो आगे बात करते हैं, टिहरी बांध की जल धारण करने की क्षमता कितनी है, तो 354 करोड़ घन मीटर है, जबकि प्रयोग 261 करोड़ घन मीटर जल का हो रहा है। तो इसकी जो जल धारण की क्षमता है मैक्सिमम है वो 54 है, और अभी यूज़ कितना कर रहे हैं हम, तो 261 कर रहे हैं। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये बात, बस इतना जानना है कि इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। टिहरी बांध के प्रथम चरण 1000 मेगावाट का शुभारंभ 30 जुलाई 2006 को किया गया। तो 1000 मेगावाट की स्टार्टिंग कब कर दी गई थी, तो 30 जुलाई 2006 को कर दी गई थी। टिहरी बांध से राज्य को रॉयल्टी के रूप में 12% बिजली मुफ्त मिलती है। तो अभी हमने इससे पहले बताया था कि अगर कोई भी जो अदर स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी अगर क्या कहते हैं यहाँ पे परियोजना लगती है, तो उसमें 12% रॉयल्टी के रूप में उत्तराखंड को वैसे ही मिलती है, तो टिहरी बांध से भी हमें मिलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं।
टिहरी बांध का डिज़ाइन जेम्स ब्रून ने द्वारा तैयार किया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है कि टिहरी बांध का जो डिज़ाइन है वो किसने तैयार किया था, तो जेम्स ब्रून ने किया है। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना टिहरी बांध परियोजना है। तो अगर पूछेगा राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो टिहरी बांध है। और अभी पंचेश्वर बना नहीं है, वरना इसके बाद पंचेश्वर बांध हो जाएगा। ठीक है, टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम आवाज़ राजमाता कमलमेंदु शाह ने उठाई थी। ठीक है, इसके विरोध में आवाज़ सबसे पहले किसने उठाई थी, तो आपकी कमलमेंदु शाह ने उठाई थी। आगे बात करते हैं हम 1978 ईस्वी में टिहरी में बांध विरोधी समिति बनाई गई। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो विद्यासागर नौटियाल थे। बांध विरोधी समिति कब बनाई गई है, तो 1978 में बनाई गई है। 1979 में वीरेंद्र सकलानी ने बांध विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली और 1991 में बांध विरोधी समिति का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया और यह धरना लेकर 76 दिनों तक बांध निर्माण के कार्य को रोक कर रखा। अब देखो प्रॉब्लम क्या आ रही थी ना, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि आप यहाँ से क्या आता है, भागीरथी से जो पानी आ रहा है, ठीक है, और जो भिलंगना से जो पानी आ रहा है, ठीक है, आप इन दोनों को एक बांध के माध्यम से रोक रहे थे। तो प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे एक लाइन जाती है आपकी, जैसे हम बोलते हैं एमसीटी, ठीक है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट यहाँ से होकर जाती है और उसकी वजह से क्या हो रहा था कि अगर कभी भूकंप आता है या सपोज कुछ होगा तो ये बांध क्या था, बड़ी इजीली ब्रेक डाउन हो सकता है। और ये जब अगर टूटेगा तो इसका जो पानी है वो मतलब आधे ज़्यादा दिल्ली से लेकर मतलब बाकी सभी जगहों को तबाह कर देगा एक बार में। तो ये बहुत ही ज़्यादा था। ऊपर से टेहरी के जो वहाँ के लोग थे वो गाँव मतलब टेहरी वाला जो पूरा एरिया था वो भी डूब चुका था। तो इसकी वजह से कहते हैं इन लोगों ने जो पर्यावरणविद थे उन्होंने क्या था आवाज़ उठाना स्टार्ट किया कि ये बांध जो है वो गलत जगह बना और गलत मतलब तरीके से बना हुआ, इसका सही से मतलब देखा नहीं गया है, सिर्फ पैसे कमाने के पर्पज़ से इसे लगा दिया गया है। तो इसके लिए बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। तो देखो बात करते हैं, टिहरी परियोजना से 1 लाख लोगों के पुनर्वास के लिए 582 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। देखो वहाँ से हटाया गया लोगों को, कितने 1 लाख लोगों को हटाया गया था, जिसके लिए 582 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, ये तो रहे हमारे टिहरी बांध से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं किसाऊ बांध परियोजना। ठीक है, तो कई बार आपको पेपर में ऐसे भी देखने को मिल सकता है ये किसाऊ। ठीक है, तो ये किसाऊ बांध परियोजना, ये किसाऊ बांध परियोजना आपको ऐसे देखने को मिल सकता है। तो इसकी बात करते हैं हम, देखो तो किसाऊ बांध परियोजना टोंस नदी पर 660 मेगावाट की प्रस्तावित परियोजना है और किसाऊ बांध की ऊंचाई 236 मीटर है। और इसकी अगर हम बात करें तो किसाऊ बांध परियोजना हिमाचल और उत्तराखंड के बीच में बनेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछी हुई है कि कौन सी नदी पे है किसाऊ बांध परियोजना, तो टोंस नदी पे। अभी तक जो सवाल आया है वो इतना ही आया है कि क्या कहते हैं आपका ये जो किसाऊ बांध परियोजना है ये कौन सी नदी पर है। तो आपको इतना तो ध्यान रखना है कि टोंस नदी पर है और किन किन राज्यों के बीच में बनने वाली है, तो हिमाचल और उत्तराखंड। जो टोंस नदी है आपकी, यह हमारा जो देहरादून और उत्तरकाशी का क्षेत्र है, यहाँ से आपकी टोंस नदी ऐसे आती है। ठीक है, इससे पहले ये रूपिन और सुपिंदर से और सुपिंदर से आती है, तो दोनों मिलती हैं। उसके बाद क्या आती है, ऐसे आकर डाकपत्थर के आसपास में ये मिल जाती है, तो यमुना में। तो बेसिकली यहीं पे आपकी बनने वाली है साइड को। ठीक है, टोंस नदी परियोजना। अगर आपने थोड़ा मैप देखा होगा उत्तराखंड का तो आपको ज़्यादा जनरल आइडिया लग रहा होगा कहाँ पे। अगर नहीं देखा है तो मैप में चेक कीजिएगा टोंस नदी कहाँ पर है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो क्या करती है, बॉर्डर बनाने का काम करती है ना। उत्तराखंड का जो पश्चिमी बॉर्डर बनता है वो उसी से बनता है। लाखवाड़ बांध परियोजना की बात करते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है। यमुना नदी पर बनने वाली लाखवाड़ बांध परियोजना से 6 राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो यानी कि इनको फ़ायदा मिलने वाला है। लाखवाड़ बांध परियोजना को 1976 ईस्वी में मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन 1992 ईस्वी में परियोजना का कार्य को रोक दिया गया। तो 1976 में इसे मंजूरी मिल तो गई थी, लेकिन क्या कहते हैं 1992 में उसे रोक दिया गया। 2008 में लाखवाड़ बांध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया, यानी कि नेशनल मतलब केंद्र को दे दिया गया, राष्ट्रीय परियोजना से घोषित कर दिया गया। देहरादून जनपद में यमुना नदी पर लाखवाड़ बांध 204 मीटर ऊंचा कंक्रीट बांध प्रस्तावित है। इसकी क्षमता कितनी है आपकी, तो 300 मेगावाट की होगी। लाखवाड़ बांध परियोजना का 90% वहन केंद्र सरकार एवं 10% वहन राज्य सरकार करेगी। यानी कि जो 90% खर्चा है उस पर कौन करने वाला है बनाने पर, अभी केंद्र सरकार, और 10% कौन करेगा, तो उत्तराखंड सरकार करेगी। यमुना नदी पर बनी 120 मेगावाट की व्यासी परियोजना से देहरादून जनपद का लाहौरी गाँव हमेशा के लिए जलमग्न हो गया। तो ये देखो एक अलग से फैक्ट दिया हुआ है इसमें कि यमुना नदी पर जो 120 मेगावाट की जो व्यासी परियोजना थी ना, ये भी पूछा जाएगा कि आपसे व्यासी परियोजना कौन सी नदी पर, तो यमुना नदी पर है। और इसकी वजह से हुआ क्या है, तो जो लोहारी गांव था वो क्या हो गया था, जलमग्न हो गया है पूरी तरह। अब देखो बात करते हैं पंचेश्वर बांध की। तो पंचेश्वर बांध परियोजना के लिए भारत व नेपाल सरकार के बीच 1996 ईस्वी में संधि हुई है। इस परियोजना में लगभग 5040 मेगावाट। और अगर हम बात करें, देखो अभी टिहरी बांध कितने का था, तो 2400 मेगावाट का था ना, और ये कितने का है, तो 5040 मेगावाट का है। मेगावाट बिजली उत्पादन का काली नदी पर बनाया जाएगा। तो काली नदी आपको पता होना चाहिए कि देखो पिथौरागढ़ से इधर से ऐसे आती है। ठीक है, और यहाँ पर आपका इस पर पंचेश्वर बनने वाला, पंचेश्वर बांध के मतलब वहीं पे जो नेपाल और क्या कहते हैं उत्तराखंड को कनेक्ट करने का भी काम करेगा। तो उन दोनों के सहयोग से बनना, क्योंकि दोनों को फायदा मिलने वाला उससे, काली नदी बनेगा। ठीक है, पंचेश्वर बांध के तहत चंपावत, पिथौरागढ़ व नेपाल का कुछ हिस्सा आता है। इस बांध की ऊंचाई कितनी होगी, तो 315 मीटर प्रस्तावित है। और जो आपकी उसकी थी क्या कहते हैं ऊंचाई, यानी कि हमारे टिहरी बांध की वो 260.5 थी और इसकी कितनी है 315। ठीक है,
आप देखो इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी अब तक जो लगातार पेपर पूछी जा चुकी हैं। लेकिन अब कुछ है जो आपको पता होनी चाहिए, कौन सी नदी पर है। अब इसमें क्या आते हैं, ये इनके जो मेगावाट कितने की हैं वो याद हो ना हो, बस इतना पता होना चाहिए कि वो लघु है या फिर बड़ी परियोजना है, ठीक है, ये बात याद रखनी चाहिए। तो देखो हरिद्वार की परियोजनाओं की बात करें तो यहाँ पर आती है आपकी पथरी परियोजना और मोहम्मदपुर परियोजना, ये दोनों हैं जो कि गंगा नहर पर बनी हुई हैं, और एक 20 की है और एक 9 की। ये इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि हरिद्वार में कौन कौन सी है। तो पथरी परियोजना, मोहम्मदपुर परियोजना, दोनों किस में है, हरिद्वार के अंदर है। और हरिद्वार में किस पे, गंगा नहर नदी पर, वो गंगा नहर पर है, ठीक है। तो अब देखो उत्तरकाशी की परियोजनाओं की बात करें तो उत्तरकाशी में ये बहुत इंपॉर्टेंट मनेरी भाली कई बार पूछा चुका है। तो मनेरी भाली जो परियोजना है आपकी, ये भागीरथी नदी पर है। और दोनों को याद रखना है कि मनेरी भाली परियोजना यहाँ पे भी है, देखो तिलोत पे, और धरासू में भी भागीरथी नदी पर ही है, और पाला मनेरी परियोजना भी भागीरथी पर ही है। तो बेसिकली अगर पूछा जाएगा कि मनेरी भाली परियोजना जो अलग अलग फेजेस में है वो कौन सी नदी पर है, तो वो सिर्फ भागीरथी नदी आपको याद रखना है। तो देखो यहाँ पर 90 मेगावाट, 304 मेगावाट और 480 मेगावाट ये मनेरी भाली परियोजना है, ठीक है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो उत्तरकाशी में है, ये ध्यान रखना है। आराकोटी त्रियोनी परियोजना कौन सी नदी पर है, तो आपकी टोंस नदी पर है। जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना सुपीन नदी पर है, ठीक है। सुपीन और रुपीन और सुपीन जो दोनों हैं वो दोनों मिलाकर किससे बनाती है, टोंस नदी बनाती है, ठीक है। लिमची गाड़ परियोजना किस पे है, तो भागीरथी पर है। और नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना किस पे है, टोंस पे है। तो ये भी देखो इंपॉर्टेंट है, नेटवार वाली भी, ठीक है। लोहारी पाला परियोजना यानी एनटीपीसी के अधीन है, जो वो भटवाड़ी भागीरथी नदी पर है। और करमोली जल विद्युत परियोजना जो है कि आपकी टीएचडीसी के अंदर आती है, वो जाड़गंगा पर है, ठीक है। तो ये रहा। अब देखो अब पौड़ी की बात करते हैं। तो पौड़ी में ये इतना ध्यान रखना है कि ये सारी किस में थी, उत्तरकाशी में थी, ठीक है। अगर मैप याद होगा तो उत्तरकाशी वाला एरिया याद होगा कि इस साइड को उत्तरकाशी है, इधर को देहरादून है, ठीक है। तो ऐसे कि बिल्कुल पता होना चाहिए कि हाँ किस साइड को कौन सी है। तो देखो यहाँ पे पौड़ी जनपद की परियोजना की बात करें हम, तो यहाँ पे रामगंगा परियोजना या कालागढ़ परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जा चुकी है। तो कौन सी नदी पर है, ये रामगंगा नदी पर है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो पौड़ी जनपद में, यानी कि पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में। दुनाव जल विद्युत परियोजना नयार नदी पर है। उत्साऊ की बात करें तो अलकनंदा पर है, ये भी पूछा जा चुका है उत्साऊ भी। तो उत्साऊ किस पे है, अलकनंदा पर है। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना किस पे है, तो अलकनंदा पर है आपके, ये भी, ठीक है। अब बात करते हैं हम चमोली की, ठीक है। तो चमोली में देखो, चमोली में कौन कौन सी जल विद्युत परियोजना है, तो राजभक्ति जल विद्युत परियोजना मंदाकिनी नदी पर है। विष्णुगाड़ पीपल कोटी अलकनंदा पर है। और ये भी पूछी जा चुकी है, विष्णुगाड़ पीपल कोटी परियोजना कौन सी नदी पर है, तो अलकनंदा पर है, ठीक है। और कहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये आपको याद रखना है कि चमोली जनपद की बात चल रही है सबकी, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है। अब देखो इसमें नेक्स्ट है हमारी उर्गम परियोजना, आपकी कल्पगंगा पर है। तपोवन आपको मालूम ही होगा तपोवन कहाँ पर है, तो ये आपकी किस में है, क्या धौली गंगा पर है। झेलम तमक जल विद्युत परियोजना धौली गंगा पे। मलेरी झेलम किस पे है, आपकी धौली गंगा पर है। देखो यहाँ पे मलेरी झेलम वाला अगर आएगा तो ये ध्यान रखना है कि मलेरी वाली जितनी भी हैं वो सारी सारी उत्तरकाशी में है। लेकिन मलेरी झेलम की अगर बात करेंगे तो वो किस पे आ जाएगी, वो चमोली में आ जाएगी, धौली गंगा पर। लाडा तपोवन की बात करें तो ये भी आपके क्या आते हैं, चमोली में है। गोना ताल परियोजना की बात करें, विरही गंगा पर है, यानी चमोली के अंदर। और मेलखेर डैम आपका पिंडर नदी पर। बगौली डैम आपका पिंडर नदी पर। और नंदप्रयाग लंगासू जल विद्युत परियोजना अलकनंदा पर, ठीक है। तो ये रही। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले डिस्ट्रिक्ट की। तो देहरादून जनपद की अगर हम बात करें तो देखो देहरादून जनपद में ढकरानी, ये ढकरानी कई बार पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यमुना नदी पर है। और डाक पत्थर बैराज इस पर बना हुआ है। नालीपुर, और ये भी पूछा जा चुका है कई बार, नालीपुर परियोजना ये आपकी यमुना नदी पर है, ये भी डाक पत्थर बैराज इस पर बना हुआ है, ठीक है। हाँ ओके। छिब्रो परियोजना भी पूछी जा चुकी है, टोंस नदी पर है। खेती परियोजना भी पूछी जा चुकी है, यमुना नदी पर है। और कुल्हास और व्यासी जल विद्युत परियोजना व्यासी पूछी जा चुकी है, ये आपकी यमुना नदी पर है। तो बेसिकली देखो देहरादून सारी की सारी याद कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है देहरादून डिस्ट्रिक्ट वाली, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे याद रखना कि डकरानी, डालीपुर, छिब्रो, खेदरी, कुल्हास, व्यासी, ठीक है। ये सारी की सारी किसमें आपकी देहरादून में, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम, देखो जो इचारी बांध है वो टोंस नदी पर बना हुआ है, जिसका जल छिब्रो एवं खोदरी पावर स्टेशन को जाता है। तो इचारी बांध कौन सी नदी पर है, तो आपके टोंस नदी पर है, ये आपको याद रखना है चाहिए। अब बात करते हैं हम टेहरी की। तो टेहरी में देखो कोटली भेल जल विद्युत परियोजना गंगा नदी पर है। कोटेश्वर बांध आपका भागीरथी नदी पर है, इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कोटेश्वर बांध किस पर है, तो आपका टेहरी पर है, टेहरी में, ठीक है। क्योंकि ये टेहरी जो आपका टेहरी बांध है उसी का ही एक फेज़ है ना अलग से, जो हमने बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले, कि जो कोटेश्वर के लिए कितना है 400 मेगावाट है ना, तो वो याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। तो अब देखो पिथौरागढ़ की बात करते हैं। पिथौरागढ़ में क्या क्या है, पिथौरागढ़ में देखो कालिका दंतु परियोजना काली नदी पर है। सेला उर्तिंग जल विद्युत परियोजना पूर्वी धौलीगंगा पर है। सेरा घाटी परियोजना सरयू पर है। और सूरीगाड़ जल विद्युत परियोजना सुरिन पर। और चिरकिला बांध धारचूला। और चुंगरचाल परियोजना पूर्वी धौलीगंगा। और तालेश्वर परियोजना आपकी कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में, ठीक है।
तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था पिथौरागढ़ के, आपको बस वो ध्यान रखना है कि पंचेश्वर बांध से रिलेटेड जितने फैक्ट्स आएंगे वो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। उधम सिंह नगर की बात करें तो उधम सिंह नगर में देखो खटीमा जो बांध है वो 1955 में बना है, सादा नदी के ऊपर है। और आपका लोहिया हेड परियोजना जो है वो सादा नदी पर है। और तुमेडिया डैम आपका क्या है, फीका नदी काशीपुर में है। हरिपुर डैम देखो इसके बारे में पूछा चुका है, कई बार पूछा गया है कि हरिपुर बैराज कहाँ पर है या हरिपुर डैम कहाँ पर है, तो ये बागरा नदी बाजपुर में है, यानी कि उधम सिंह नगर। और बैगवा डैम के बारे में पूछा जा चुका है कि ये कहाँ पर है, तो ये आपका उधम सिंह नगर में, सितारगंज में, ठीक है। और बौर डैम किच्छा आपका बौर नदी पर है। और धौरा डैम आपका 1960 में बना है, ये किच्छा नदी पर है। तो ये रही। अब इससे रिलेटेड देखो अन्य बातें करते हैं, तो अन्य जो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो चंपावत जनपद में टनकपुर परियोजना सादा नदी पर 1993 में बनी हुई 120 मेगावाट की परियोजना है। और विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर 650 मेगावाट की है। इसका निर्माण निजी कंपनी जेपी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 88% हिस्सा उत्तर प्रदेश सरकार को और 12% रॉयल्टी उत्तराखंड को दी जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम सिंगौली भटवाड़ी परियोजना रुद्रप्रयाग में है। राज्य में छतरा बांस टोंस नदी पर बना हुआ है। भालू बांध आपका अल्मोड़ा रानीखेत में स्थित है। विक्टोरिया बांध नैनीताल के भीमताल में स्थित है। इसे भीमताल बांध भी कहा जाता है, जिसे 1882 ईस्वी में हेनरी एसट द्वारा डिजाइन किया गया था। कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर पौड़ी में है। इसकी ऊंचाई 128 मीटर है। सप्तेश्वर जल विद्युत परियोजना सादा नदी पर है, ठीक है। और गौरी डैम चंपावत में है, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम चीरा परियोजना कहाँ पर है, तो चीरा परियोजना है हमारी 144 मेगावाट की पौड़ी के अंदर, ठीक है। ये भी पूछी जा चुकी है, इंपॉर्टेंट है। नानक सागर कई बार पूछा गया, उधम सिंह नगर के अंदर है, ठीक है। आयोग की बात करते हैं, इससे रिलेटेड कौन कौन से आयोग हैं, आयोग इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि UGVNL की स्थापना कब हुई है, तो 12 फरवरी 2001 को हुई है। और इसका नाम 2 जुलाई 2007 को उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड रखा गया। इसका मुख्यालय उज्ज्वल नाम से देहरादून में है, वेबसाइट के अनुसार, ठीक है। अब देखो यहाँ बात करते हैं उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग का कार्यालय मजारा देहरादून में है, जो विद्युत विनियमन 2003 के तहत कार्य करता है। तो बेसिकली जो भी इससे रिलेटेड आपके आएंगे जल विद्युत परियोजनाओं से रिलेटेड आयोग होंगे, वो सारे बेसिकली कहाँ पर हैं, तो आपके देहरादून के अंदर है। उत्तराखंड जल संस्था की स्थापना 26 अगस्त 2002 को हुई। इसका प्रधान कार्यालय देहरादून में है। पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड यानी कि पिटकुल का गठन 1 जून 2004 में किया गया, जिसका कार्य 132 kV से ज़्यादा क्षमता की बिजली का सप्लाई नेटवर्क बनाना है। इसका मुख्यालय भी देहरादून में है, ठीक है। अब UPCL की बात कर लेते हैं, जहाँ से आपकी बिजली सप्लाई होती है। उत्तराखंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि UPCL राज्य में एकमात्र बिजली लाइसेंसधारी है, जिसे कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 2001 में निगमित किया गया था। देहरादून में UPCL मुख्यालय के ऊर्जा भवन का नाम विक्टोरिया क्रॉस विजेता गब्बर सिंह नेगी के नाम पर है, ठीक है। और UPCL में 132 kV से नीचे के सब स्टेशनों पर कार्य करता है, यानी कि उससे नीचे जितने भी स्टेशन होंगे उस पर ये कार्य करेगा। ये आपकी यहाँ पे एक टेहरी बांध परियोजना की फोटो दी हुई है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को, ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।